हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ वायोला. We were studying the play Twelfth Night written by Shakespeare, and in the earlier lessons we have studied about the character sketch of Orsino in part 1 and part 2. Now it's a time for character analysis of Viola. Mainly this is the heroine of the play, we can say. Okay, so let's start. हर ऑप्टिमिस्टिक नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो वोयला की जो सबसे बड़ी खासियत है कि उसका ऑप्टिमिस्टिक नेचर. ऑप्टिमिस्टिक नेचर का मतलब उसका जो स्वभाव है वो आशावादी है, निराश नहीं होती कभी, और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास काफ़ी है. वी मीट वोयला अर्ली इन द प्ले. हमें प्ले के शुरू में ही हम वोयला से मिलते हैं एक्ट 1 सीन 2 में. शी हैज जस्ट बीन रेस्क्यूड फ्रॉम ड्रोनिंग इन द सी बाय द कैप्टन ऑफ द शिप. तो जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है वोयला से, तो वो एक शिप के कैप्टन द्वारा उसी समय जस्ट बचाई गई होती है डूबने से. बाय विच शी वाज वॉयजिंग इन द कंपनी ऑफ हर ब्रदर सेबेस्टियन. तो एक शिप होता है, उसका कैप्टन उसको बचाता है, और वो जो शिप जो होता है वो नष्ट हो जाता है, डूब जाता है, शिपरैक हो जाता है उसका. और जिसमें वो यात्रा कर रही होती है, वॉयजिंग कर रही होती है अपने ब्रदर के साथ. उसके ब्रदर का नाम है सेबेस्टियन. तो जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है वोयला से, तो उसका जहाज़ नष्ट हो चुका होता है, और उस जहाज़ में उसका भाई भी होता है, और वो बचाए जाते हैं दोनों सी के कैप्टन द्वारा. हर होप दैट हर ब्रदर माइट ऑल्सो बी अलाइव एंड सेफ लाइक हर सेल्फ इज स्ट्रेंथन्ड बाय व्हाट द कैप्टन टेल्स हर. तो पहले तो वो सोचती है कि उसका ब्रदर शायद मर गया होगा, लेकिन उसकी जो आशाएं हैं कि उसका भाई जिंदा होगा, उसको बल मिलता है, स्ट्रेंथन्ड हो जाती है उसकी आशाएं. किससे? बाय व्हाट द कैप्टन टेल्स हर. कैप्टन जो उसको बताता है. क्या बताता है? हर स्टेट ऑफ माइंड एट दिस टाइम शोज हर टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. तो वो उम्मीद करती है कि उसका भाई मरा नहीं होगा. तो इससे हमें उसके ऑप्टिमिस्टिक नेचर का पता लगता है, आशावादी होने का पता लगता है. वो आशा रखती है कि उसका भाई जिंदा होगा. होता क्या है कि वो वायोला और सेबेस्टियन दोनों एक ही जहाज़ में होते हैं, जहाज़ डूब जाता है, लेकिन उनको जो बचाने वाले सी कैप्टन होते हैं वो अलग अलग होते हैं. वोयला को अलग कैप्टन बचाता है, सेबेस्टियन को अलग कैप्टन बचाता है. वोयला और सेबेस्टियन दोनों को भी नहीं पता कि उनके भाई और बहन का हुआ क्या है. दोनों यही मान के चल रहे थे कि शायद वो मर गए हैं एक दूसरे के लिए. लेकिन जो वोयला है उसमें अभी भी आशा बंधी रहती है. कैप्टन जो उसको बताता है, कुछ वर्णन करता है कि सेबेस्टियन भी हो सकता है बचा लिया गया हो, तो उसको आशा रहती है कि शायद मेरा भाई जीवित हो, और एक्चुअल में वो जीवित भी होता है. So who does not bewail her misfortune but gets ready to face the ordeal of life. अब वोयला के साथ इतना बुरा होता है कि उसका भाई, उसको लगता है कि डूब गया होगा, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में भी वो अपने मिसफॉर्चून को बीवेल नहीं करती है. बीवेल करने का मतलब विलाप करना, दुख मनाना. मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य पे अपने रोती नहीं है, परंतु वो अपनी जो लाइफ की ऑर्डिल्स है उसका सामना करने के लिए रेडी होती है. ऑर्डिल्स होती हैं लाइफ की बुरे एक्सपीरियंस, बुरी घटनाएं. शी रिक्वेस्ट द कैप्टन टू हेल्प हर टू गेट ए जॉब अंडर ड्यूक ओर्सिनो. तो जिस कैप्टन ने उसको बचाया होता है वो उस कैप्टन को रिक्वेस्ट करती है कि उसको कोई जॉब दिला दे ड्यूक ओर्सिनो के अंडर में. वहाँ का जो ड्यूक होता है ओर्सिनो, उसके अंडर में उसको कोई जॉब दिला दे. बिकॉज विद हर कैपेसिटी टू सिंग शी माइट बी एबल टू एंटरटेन एंड प्लीज दैट मैन. क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा गाती है, और इससे के थ्रू वो उस आदमी को यानी ड्यूक को एंटरटेन कर सकती है और प्लीज कर सकती है, यानी आनंद दे सकती है. सून आफ्टरवर्ड्स वी फाइंड हर एज द ड्यूक्स पर्सनल अटेंडेंट. और थोड़ी देर बाद ही उसको वो जॉब मिल जाती है, और हम प्ले में उसको पाते हैं कि वो उसकी पर्सनल अटेंडेंट बन गई है. पर्सनल अटेंडेंट यानी जो उसका व्यक्तिगत, जो उसका सेक्रेटरी होता है, जो ध्यान रखता है उसका, वो बन जाती है. बट नाउ शी अपीयर्स इन द डिस्गाइज ऑफ ए मैन. परंतु वो एक आदमी का भेष बदल के वहाँ अपीयर होती है, प्रकट होती है, यानी ड्यूक के पास वो आदमी बन के जाती है. डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना. हैविंग द नेम ऑफ सिजेरियो. अब उसका नाम क्या हो जाता है? सिजेरियो. यानी वोयला बन जाती है सिजेरियो, एक आदमी. शी हैज़ ऑलरेडी वन द ड्यूक्स फेवर बाय हर हैंडसम अपीयरेंस एंड हर डिवोशन टू हिम. और वो ड्यूक का फेवर भी जीत लेती है, यानी ड्यूक का विश्वास भी जीत लेती है. उसमें क्वालिटी क्या होती है? एक तो उसका अपीयरेंस बड़ा हैंडसम होता है, बड़ी सुंदर दिखती है वो एज ए मैन भी,
और उसका डिवोशन उसके प्रति जो है, ड्यूक के प्रति जो उसका समर्पण है, उसके कारण भी। Of course, the Duke does not have the least idea that his new personal attendant, who has the name of Cesario, is in reality a woman. और ड्यूक को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं होता, लीस्ट आइडिया यानी बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि जो उसका नया पर्सनल अटेंडेंट है, जिसका नाम सिजेरियो है, वो वास्तव में एक औरत है। ट्रीटिंग हर एज ए मैन, द ड्यूक टेल्स हर ऑल अबाउट हिज लव फॉर ओलिविया। तो अब वो उसको एक मैन की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि उसके सामने वो आदमी का वेश बना करके आई है। तो ड्यूक उसको सब कुछ बता देता है कि वो ओलिविया से प्यार करता है, एंड डिसाइड्स टू यूज़ हर एज हिज एमिजरी टू ओलिविया। और वो उसको एमिजरी बनाता है अपनी। एमिजरी होता है संदेशवाहक, दूत। वो अपना दूत बनाता है ओलिविया के लिए, अपने मैसेज सेंड करने के लिए। बट वायोला ऑन हर पार्ट हैज़ हर सेल्फ फॉलन इन लव विद द ड्यूक। परंतु वायोला भी अब ड्यूक से प्यार करने लग जाती है। एंड ऑल दो शी रेडिली एग्रीज टू फंक्शन एज द ड्यूक्स एमिसरी। और हालांकि वो ड्यूक के दूत का रोल तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है ओलिविया के लिए, शी इनवर्डली रिजोल्व्स टू एक्वायर द ड्यूक एज ए हस्बैंड। परंतु अंदर ही अंदर वो ड्यूक को अपना हस्बैंड मान बैठती है और उसको एक हस्बैंड के रूप में प्राप्त करने का भी रिजोल्व कर चुकी होती है, यानी निश्चय कर चुकी होती है। अब देखिए क्या आयरनी है यहाँ पे कि वायोला जो है वो ड्यूक से प्यार करती है, लेकिन ड्यूक के प्रेम संदेश ओलिविया के लिए वो लेके जाती है, हालांकि वो खुद चाहती है उस आदमी को। दस वी फाइंड वोयला टू बी एन एम्बिशियस वुमन। तो वोयला हमें एक एम्बिशियस वुमन के रूप में दिखाई देती है, यानी महत्वाकांक्षी है। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा कि वो राजा से प्यार करती है और उसको अपना पति बनाना चाहती है, विद ए स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उसकी विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काइंड का, यानी असाधारण उसमें आत्मविश्वास है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक्सक्यूज मी। मेक्स ए सक्सेस ऑफ हर डिस्गाइज एज ए मैन। तो वो जो आदमी का डिस्गाइज लेती है उसमें वो बड़ी सक्सेसफुल होती है। इन द डिस्गाइज ऑफ ए मैन हैविंग द नेम ऑफ सिजेरियो एंड एज द ड्यूक्स एमिजरी, वोयला प्लेज हर पार्ट वेरी वेल। तो आदमी के बेस में वो अपना जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। ऑन द ओकेजन ऑफ हर फर्स्ट विजिट टू ओलिविया, शी स्पीक्स टू हर इन द मैनर ऑफ ए यंग गैलेंट। जब ओलिविया के पास वो पहली बार जाती है तो वो एक यंग गैलेंट के रूप में उससे बात करती है। यंग गैलेंट होता है एक जवान योद्धा, गैलेंट वीर पुरुष। मोस्ट रेडियंट एक्सक्विजिट एंड अनमैचेबल ब्यूटी। तो वो उसको इस नाम से पुकारती है, मोस्ट रेडियंट बहुत चमकदार, एक्सक्विजिट बहुत ही सुंदर, और अनमैचेबल अतुलनीय ब्यूटी, उसको इस नामों से पुकारती है। जैसे कि कोई आदमी किसी औरत को जब प्रभावित करना चाहता हो तो जिन नामों से पुकारता है, बिल्कुल वैसे ही पुकारती है वो। दिस इज हाउ शी एड्रेसेस ओलिविया एंड इन द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू शी शोज हर सेल्फ टू बी रेडी विटेड टू। और वार्तालाप के अंदर, इन द इंटरव्यू यानी वार्तालाप के अंदर वो अपने आप को रेडी विटेड भी दिखाती है। रेडी विटेड वो पर्सन होता है जो हाजिर जवाब हो, जो हर बात का जवाब जिसके पास हो तुरंत जवाब दे दे। तो वायोला की ये क्वालिटी थी कि वो अपनी रेडी विटेड वाली क्वालिटी वहाँ दिखाती है। फॉर इंस्टेंस व्हेन आस्क्ड बाय ओलिविया टू स्टेट हर पर्पज, शी सेज। तो उदाहरण के रूप में जब ओलिविया उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारे यहाँ आने का पर्पज़ क्या है, तो वो क्या बोलती है, आई ब्रिंग नो ओवरचर ऑफ वॉर। ओवरचर होता है संधि प्रस्ताव। वो कहती है कि ना तो मैं कोई संधि का प्रस्ताव लेके आई हूँ युद्ध का, नो टैक्सेशन ऑफ होमेज, और न ही किसी तरह का जो आर्टिफिशियल प्यार है वो लेके आई हूँ किसी का। होमेज यानी होता है सद्भाव, सत्कार। आई होल्ड द ओलिव इन माई हैंड, माई वर्ड्स आर एज फुल ऑफ पीस एज मैटर। तो वो कहती है कि मेरे हाथ में जो ओलिव है वही सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। ओलिव का पत्ता जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और मेरे जो वर्ड्स हैं वो फुल ऑफ पीस हैं, यानी शांति से भरे हुए हैं, एज मैटर। तो ये बड़ा ही उसने अच्छा जवाब दिया था उसको, और इस जवाब में हमें उसकी जो विट्टी वाली क्वालिटी है, उसके अंदर हाजिर जवाबी वाली जो क्वालिटी है वो हमें देखने को मिलती है। अगला पेज। ए लिटिल लेटर शी सेज टू ओलिविया। थोड़ी देर बाद वो ओलिविया को कहती है, लेडी यू आर द क्रूलेस्ट शी अलाइव, कि तुम अभी तक तो औरतें जिंदा हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्रूलेस्ट हो, क्रूर हो। फॉर नॉट वांटिंग टू गेट मैरिड एंड बेयर चिल्ड्रन, क्योंकि तुम ना तो शादी करना चाहती हो ना बच्चे पैदा करना चाहती हो। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप,
When she receives through Malvolio a ring from Olivia, she at once understands Olivia's motive in sending the ring to her. तो जब वो मेलवोलियो के थ्रू ओलिविया से रिंग प्राप्त करती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि ओलिविया का इसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा रिंग भेजने के प्रति. एंड देन शी मेक्स ए मोस्ट सेंसिबल कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ डिस्गाइज बाय ह्यूमन बींग्स. उसके बाद एक बहुत ही सेंसिबल कमेंट वो करती है आदमियों के ऊपर जब वो डिस्गाइज यूज़ करते हैं. उसी की तरह जब वो भेष बदलते हैं तो क्या वो कमेंट करती है. दिस इज व्हाट शी सेज. डिस्गाइज आई सी दाउ आर्ट ए विकेडनेस. तो वो डिस्गाइज को पर्सोनिफिकेशन करके बोलती है कि तुम बड़े दुष्ट हो. मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम विकेडनेस की कला हो, दुष्टता की कला हो. वेयर इन द प्रेग्नेंट एनिमी डज मच. जिसमें वेयर इन का मतलब इन वेयर होता है जहाँ पर द प्रेग्नेंट एनिमी. एनिमी जो प्रेग्नेंट यानी जो फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, जो तरह तरह के उसके अंदर दिमाग में विचार आते हैं. डज मच बहुत ज़्यादा वो करता है. यानी जो एनिमी है वो अपने काम डिस्गाइज से निकलवाता है. यानी जो हमारा दुश्मन होता है वो डिस्गाइज को हमारे खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और वो बड़े ही दुष्ट कला है एक डिस्गाइज. एंड शी गोज ऑन टू से दैट इट इज़ वुमेन्स ओन फ्रेलिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बीइंग डिसीव्ड बाय मैन. आगे वो ये कहती है कि ये औरत की खुद की कमजोरी है, फ्रेलिटी है, जो कि जिम्मेदार है कि आदमी उसको धोखा देते हैं. यानी आदमी औरतों को धोखा क्यों देते हैं, इसके लिए औरतों की फ्रेलिटी जिम्मेदार है, खुद की कमजोरी जिम्मेदार है. एंड नाउ शी फाइंड्स हरसेल्फ फेसिंग ए प्रॉब्लम विच शी सेज विल बी सॉल्व नॉट बाय हर बट बाय टाइम. और अब उसके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहती है कि ये उसके द्वारा नहीं बल्कि टाइम के द्वारा सॉल्व की जाएगी. लेटर इन द कोर्स ऑफ अनदर इंटरव्यू विद ओलिविया शी अगेन मैनेजेस टू डील विद ओलिविया इन ए सेटिस्फैक्ट्री मैनर. आगे बाद में फिर जब उनका सामना होता है तो वोयला ओलिविया के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है. When Olivia pleads her love to her, thinking her to be a man, Viola replies that no woman would ever be able to win her heart or her love. तो जब ओलिविया उससे प्यार का इजहार करती है, प्लेड करती है, यानी अपने प्यार की विनती करती है, क्योंकि ओलिविया भी उसको आदमी मानती है, सिजेरियो मानती है वोयला को. तो वोयला जवाब देती है कि कोई भी औरत मेरा दिल नहीं जीत सकती अपने प्यार से. अब एक और ये थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि ओलिविया जो सिजेरियो बन के जाती है ओलिविया के पास, सॉरी वोयला जो सिजेरियो बन के ओलिविया के पास जाती है तो ओलिविया उससे प्यार करने लग जाती है, क्योंकि ओलिविया को तो पता नहीं कि ये जो सामने उसको आदमी दिखाई दे रहा है ये वास्तव में एक औरत है. तो वो उस आदमी को प्यार करने लग जाती है. अब सिजेरियो जो कि वोयला है वो ड्यूक से प्यार करने लग जाती है और ड्यूक जो है वो ओलिविया से प्यार करता है. तो ये एक साइकिल बन गया प्यार करने का. इन हर कन्वर्सेशन विद द ड्यूक ऑल्सो वोयला फेयर्स वेल. और ड्यूक के साथ वार्तालाप में भी वोयला अच्छा परफॉर्म करती है. बीइंग ए सर्वेंट अंडर हिम शी कैन नॉट ऑफ कोर्स असर्ट मच बट शी मैनेजेस पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली टू एक्सप्रेस हर व्यूज़. अब क्योंकि वो उसकी नौकर होती है तो नौकर होने के कारण वो ज़्यादा तो असर्ट नहीं कर सकती, ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, परंतु फिर भी वो मैनेज कर लेती है पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली अपने विचार व्यक्त करने के लिए. यानी जो कुछ वो कहना चाहती है वो बड़े ही पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली उसको कह देती है. व्हेन शी डिफर्स विद हिम, जब कभी भी वो उससे डिफर करती है यानी मतभेद होता है. व्हेन फॉर इंस्टेंस द ड्यूक क्रिटिसाइजेस वुमेन्स लव एज बीइंग ए मेयर एपिटाइट ऑफ द सेंसेस. उदाहरण के तौर पर जब ड्यूक औरत के प्यार को क्रिटिसाइज करता है, औरत के प्यार की आलोचना करता है, वो उसको कहता है कि औरतों का जो प्यार है वो सिर्फ इंद्रियों का प्यार है. सेंसेस होती हैं इंद्रियां और एपिटाइट यानी भूख. तो वो कहते हैं कि इंद्रियों की भूख होती है, बस औरत का प्यार सच्चा नहीं होता है. शी एक्सप्रेसेस हर व्यू दैट वुमेन आर एज ट्रू ऑफ हार्ट एज मैन आर. तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, औरतों का प्यार भी उतना ही सच्चा होता है जितना आदमियों का होता है. एंड देन शी गोज ऑन टू स्पीक अबाउट हर फादर्स डॉटर. तब वो अपने फादर की डॉटर के बारे में बताने लग जाती है. हु हैड फॉलन इन लव, जो प्यार में पड़ गई है, एंड हैड देन पिंड एंड लैंग्विश्ड बिकॉज शी हैड फेल्ट कंपेल्ड टू कीप हर लव एज ए सीक्रेट. तो वो उसको उदाहरण देती है कि उसके पापा की जो बेटी है यानी उसकी बहन जो है वो भी प्यार में पड़ गई है और उसने पिन और लैंग्विश कर रही है, तब से वो परेशान है, लैंग्विश है यानी
तंग हो रही है, बिकॉज शी हैड फेल्ट कंपेल्ड टू कीप हर लव ए सीक्रेट, क्योंकि उसको अपना प्यार एक सीक्रेट के रूप में रखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे वो अपने खुद की ही बात कर रही है, अपने फादर की डॉटर बोल रही है, तो फादर की डॉटर वो खुद ही है। हालांकि ओरसिनो नहीं जानता है कि सामने वाली ये एक औरत है जो आदमी का भेष लिए घूम रही है, और ओरसिनो ये भी नहीं जानता है कि वो उससे प्यार भी करती है। तो वो उदाहरण देती है खुद का ही कि उसके पापा की जो बेटी है वो बहुत ही परेशान हो रही है, सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो मजबूर है कि अपने प्यार का इजहार ना करे, सीक्रेट रखे। Then she describes the plight of her father's daughter in the following words. तब वो अपने पापा की बेटी यानी अपने खुद के जो प्लाइट है, जो उसकी बुरी स्थिति है, उसका वर्णन इन शब्दों में करती है। She sat like patience on a monument smiling at grief. तो वो पेशेंस बन के, यानी पेशेंस का पर्सोनिफिकेशन किया है कि वो पेशेंस बन के एक मोन्यूमेंट पे बैठी है, एक इमारत पे बैठी है और अपने दुख को देख करके मुस्कुरा रही है। हेयर ऑफ कोर्स वोइला इज रेफरिंग टू हर सेल्फ। यहाँ पर वोइला निसंदेह अपने आप पर ही रेफर कर रही है, अपने आप को ही रेफर कर रही है। बिकॉज हर फादर्स डॉटर इज नन एक्सेप्ट वोइला हर सेल्फ, क्योंकि उसके पापा की जो बेटी है वो खुद ही तो है। दस वी फाइंड दैट वोइला रियली डिजर्व्स और एडमिरेशन। तो हम पाते हैं कि वोइला वास्तव में हमारी प्रशंसा की हकदार है। फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइंड विच शी शोज ऑन ऑल दोज ओकेजन्स व्हेन शी हैज़ टू डील विद द ड्यूक और विद ओलिविया। तो उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो देख करके हम उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते हैं। जब वो ड्यूक और ओलिविया से बातें करती है तब दिखाती है। However, it is not possible for her to continue to play her part as a man satisfactorily when she is faced with challenge from a knight, Sir Andrew, to fight a duel with him. परंतु जब सर एंड्रयू के साथ एक फ़ाइट की नौबत आ जाती है, वो सर एंड्रयू क्योंकि एक नाइट होता है, एक योद्धा होता है, तो उसके साथ एक फ़ाइट की, एक युद्ध करने की जब नौबत आ जाती है, तब वो अपना पार्ट एक आदमी के रूप में सेटिस्फैक्टरीली नहीं निभा पाती है। हेयर हर वुमनली वीकनेस रिवील्स इटसेल्फ in deciding to seek Olivia's help in avoiding an encounter with the knight. तो यहाँ पर वो ओलिविया की हेल्प लेती है कि ये जो एनकाउंटर है, ये जो युद्ध है, इसको टाला जाए, और यहाँ पर उसकी जो औरत के होने की कमजोरी है वो सामने आ जाती है। Here she almost betrays her sex and barely saves her disguise from being discovered. तो यहाँ पर वो अपने सेक्स को बिट्रे कर रही होती है, यानी आदमी बनती है, लेकिन यहाँ पर उसका जो मर्दानगी है वो शो नहीं होती है, यानी बिट्रे कर रही होती है उसको, और बड़ी मुश्किल से अपने डिस्गाइज को बचा पाती है, वरना नहीं वहाँ पता लगने ही वाला होता है कि ये आदमी नहीं है। नेक्स्ट, हर एनकाउंटर विद द क्लाउन। क्लाउन विदूषक होता है जो राजा का मनोरंजन करने के लिए दरबार में होता है, और वो बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है। वोइला हैज एन एनकाउंटर विद क्लाउन ऑल्सो, तो क्लाउन के साथ भी उसका सामना होता है, एंड इन दिस केस अगेन शी मैनेजेस टू होल्ड हर ओन दो शी इज़ नो मैच फॉर द क्लाउन्स ग्लिप टंग। तो यहाँ पर भी वो मैनेज कर लेती है अच्छा खासा उससे मुकाबला करने में। हालांकि क्लाउन की जो ग्लिप टंग है, यानी क्लाउन की जो जबान है, वो उसकी मैच की नहीं है। यानी ये वायला जो है क्लाउन का मुकाबला कर तो नहीं सकती है वार्तालाप में, डायलॉगबाजी में, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेती है वो। फाइंडिंग दैट क्लाउन इज परसिस्टिंग इन हिज जोक्स, शी टेल्स हिम दैट इफ ही इज बेंट अपॉन मॉकिंग एट हर शी वुड टॉक टू हिम नो मोर। और जब उसको ये पता लगता है कि क्लाउन जो है परसिस्ट कर रहा है, यानी क्लाउन जो है लगातार अपने जोक मार रहा है उसके ऊपर, तो बाद में उसको कह देती है कि अगर इसी तरह से तुम मुझे मॉक करते रहे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। एंड शी देन गिव्स हिम ए लिटिल मनी टू गेट रिड ऑफ हिम। बाद में वो उसको थोड़े पैसे दे करके उसे छुटकारा प्राप्त कर लेती है। When the clown has gone to convey her message to Olivia, she comments upon the clown's fitness for the role of a professional jester in Olivia's household. तो जब क्लाउन चला जाता है ओलिविया को अपना मैसेज देने के लिए, तो वो क्लाउन की फिटनेस पर वो कमेंट करती है। फिटनेस यानी उपयुक्तता पर मैसेज करती है कि वो ओलिविया के घर में एक प्रोफेशनल जेस्टर बन सकता है, यानी एक प्रोफेशनल मजाक करने वाला जोकर बन सकता है। शी सेज दैट दिस फेलो इज़ वाइज इनफ टू प्ले द फूल। तो वो कहती है कि ये जो इंसान है, ये जो प्राणी है, ये काफ़ी वाइज है फूल का रोल करने के लिए। बिकॉज ए प्रोफेशनल फूल मस्ट possess a sense of discrimination and should be able to judge the people whom he chooses as the target of his sarcastic remarks. तो वो कहती है कि एक फूल का रोल करने के लिए जो जो योग्यताएं होती हैं, वो सारी योग्यताएं इस क्लाउन के अंदर है। तो फूल नाम से ही फूल है,
वास्तव में फूल का रोल अदा करने के लिए या जो फूल होता है राजाओं के दरबार में, उसका काम होता है मजाक करना, हंसाना। और हंसाना एक बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग भी चाहिए, आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे जोकर जो सर्कस में रोल अदा करते हैं, तो हालांकि हमें तो वो मूर्ख लगते हैं, लेकिन उस मूर्खता को इस तरह से पेश करना कि सभी हंसें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। नाम भले ही उनका जोकर हो। इसी तरह से नाम पड़ता है फूल प्ले में, लेकिन फूल का काम जो होता है, जो करता है, उसको बहुत वाइज होना पड़ता है। यही बात वायोला ने की है। आगे नेक्स्ट पेज। Voila says all this in brief soliloquy ending in 2 lines which read almost like a aphorism। तो वोइला ये सारी बातें एक सोलिलिके में कहती है। सोलिलिके होता है जब इंसान अकेला बोलता है। तो ये जो सोलिलिके था, ये अफोरिज्म का भी उदाहरण है। अफोरिज्म का मतलब है गागर में सागर, यानी संक्षिप्तता, कम शब्दों में अपनी बात कह देना। For folly that he wisely shows is fit, but wise men folly fallen quite taint their wit। तो फॉली जो होती है वो अपना जो रोल है वो बहुत वाइजली शो कर देती है, परंतु वाइज मैन जो फॉली फॉलन हो जाते हैं, परंतु आदमी लोग, वो आदमी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपनी बुद्धि को ख़राब कर लेते हैं अपने कथनों द्वारा। What she means to say that it is a professional fool's task is to exercise proper discretion, but that those men who are reputed to be wise who yet fall into folly provide a basis to others to doubt their wisdom। ये वही बात आ गई ऊपर वाली। दस वोइला शोज हरसेल्फ एज क्वाइट एन एक्सपीरियंस्ड वुमन ऑफ द वर्ल्ड। तो वोइला के बारे में पता लगता है कि उसको दुनियादारी की काफ़ी समझ है। हर सरप्राइज एट एंटोनियोज एक्यूजेशन। एंटोनियो जब उस पर आरोप लगाता है तो वो सरप्राइज हो जाती है। हर अमेजमेंट एंड बिवाइल्डरमेंट ऑन बीइंग एक्यूज्ड ऑफ इनग्रेटिट्यूड बाय एंटोनियो आर परफेक्टली नेचुरल। तो एंटोनियो जब उस पर आरोप लगाता है इनग्रेटिट्यूड का, एहसान फरामोशी का, तो वो बड़ी अमेज हो जाती है और बिवाइल्ड हो जाती है, यानी अक्की बक्की रह जाती है। ये बहुत ही नेचुरल है। शी हैज़ नेवर मेट एंटोनियो बिफोर, क्योंकि वो एंटोनियो से पहले कभी मिली नहीं होती है। एंड एंटोनियो हैज़ मिस्टेकन हर फॉर सिबेस्टियन, और एंटोनियो उसको सिबेस्टियन समझ लेता है, जो उसका भाई होता है। तो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। बट दो एम्बेरेस्ड बाई एंटोनियोज एक्यूजेशन, शी डज infer from his remarks that he might have thought her to be Sebastian, and she therefore begins to hope on the basis of his remarks that Sebastian is most probably alive। तो क्योंकि एंटोनियो सिबेस्टियन से मिला होता है, और बाद में वो जब इससे मिलता है सिजेरियो से, तो वो उसको सिबेस्टियन समझ लेता है और तरह तरह की बातें करता है। तो वायोला जो है वो परेशान ना होकर के उल्टा इस निर्णय पर पहुंच जाती है कि इसका मतलब है कि उसका भाई जिंदा है। तो यहाँ पे भी उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें देखने को मिलती है। लास्ट पैरा। हर डीप लव फॉर द ड्यूक एंड द सक्सेस ऑफ हर लव। तो ड्यूक के प्रति उसका प्यार जो बहुत गहरा है, और वो सक्सेस भी होती है अपने प्यार में। हर लव फॉर ड्यूक इज़ डीप एंड इंटेंस। उसका जो लव है ड्यूक के प्रति वो डीप और इंटेंस है, गहरा है और गहन भी है। शी इज़ विलिंग टू डाई 1,000 डेथ्स एट हिज हैंड्स। तो वो उसके लिए हज़ारों बहुत मर सकती है। एंड देयर फॉर वैन एट द एंड ही एक्सप्रेसेज हिज विश टू मैरी हर, शी इज़ मोस्ट विलिंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। और अंत में जब वो एक्सप्रेस करता है उससे शादी करने के लिए, तो वो एकदम तैयार हो जाती है। द ड्यूक हैज़ बीन फीलिंग मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय हर इंटेलिजेंस एंड नाउ he also discovers her feminine charm, on which he had commented even at the outset, although at the time he had thought her to be a man। तो जब उसको ये पता लगता है कि यह आदमी है, यह आदमी जो है, जो औरत है, जो आदमी बना हुआ है, तो वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। और औरतों के बारे में तो वो पहले उससे बोल ही चुका होता है, क्योंकि तब वो उसको आदमी समझ रहा होता है। Of course, we feel most happy and gratified by the fulfillment of her long cherished desire। She had set her heart upon the Duke and had resolved in the very beginning that she would acquire him as her husband, and she has achieved her goal। तो वो शुरू से ये डिसाइड कर चुकी होती है कि वो इसको अपना हस्बैंड बनाएगी, और प्ले के एंड में वो उसको प्राप्त करने में सफल भी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना वोइला का कैरेक्टर स्केच। आप सारा कैरेक्टर स्केच ये याद कर लीजिएगा। इस प्ले में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वोइला का उसमें जिक्र ज़रूर होगा। कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर वोइला कैरेक्टर स्केच आया था तो ये सारा क्वेश्चन आपके काम आ जाएगा।
लेकिन अगर प्ले की थीम पूछी जाती है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाता है, मेजर कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये वोइला का जो पार्ट किया हुआ है याद ज़रूर आएगा, काम भी ज़रूर आएगा। तो तब आप इतना लॉन्ग में ना लिख करके इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।